हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 16 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की इस तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, जिस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार अपने नाम किया है? तो लगातार तीसरी बार ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है एम्स भुवनेश्वर ने। तो देखिए, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य को यानी कि हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर प्रयास करने के लिए जो एम्स भुवनेश्वर है, इसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार अपने नाम किया है और पुरस्कार के रूप में इसे 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एम्स की। तो एम्स की फुल फॉर्म क्या बनती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो देखिए, सबसे पहला एम्स ये कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। एम्स दिल्ली ये सबसे पुराना है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी गई है। और अभी हाल ही में, शायद ये 2 या 3 महीने पहले की बात है, बिहार का जो दूसरा एम्स है इसकी आधारशिला रखी गई है दरभंगा में। क्योंकि बिहार का जो पहला एम्स है ये तो ऑलरेडी पटना में है और दूसरे की आधारशिला रखी गई है दरभंगा में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? कहने का मतलब ये है कि यूएसए के द्वारा भी हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देशों की लिस्ट में फिर से शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है क्यूबा को। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फिर से शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 2015 में जो यूएसए है इसने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक देशों की लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन अब इसे फिर से ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है आतंकवाद प्रायोजक देश, कहने का मतलब है कि ऐसा देश जो कि आतंकवादियों को शरण देता है या आश्रय देता है और जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनका समर्थन करता है। तो अकॉर्डिंग टू यूएसए, जो क्यूबा है ये आतंकवादियों को आश्रय देता है और आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करता है, जिसके कारण इसे आतंकवाद प्रायोजक देशों की लिस्ट में फिर से ऐड किया गया है। अब यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि क्यूबा एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसे कि यूएसए ने इस लिस्ट में रखा है। क्यूबा के पहले ऑलरेडी उत्तरी कोरिया, सीरिया और ईरान, इन तीनों को भी यूएसए के द्वारा आतंकवाद प्रायोजक देश की लिस्ट में रखा जा चुका है और अब क्यूबा को भी इस लिस्ट में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं क्यूबा की लोकेशन। ये तो है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? तो इसे आप जूम करके देख सकते हैं। ये है कैरिबियन सी वाला लोकेशन। तो ये है क्यूबा, इसकी कैपिटल है हवाना और इसकी करेंसी क्या है? तो ये है पेसो। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो क्यूबा है ये कैरिबियन सी में स्थित है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, जो कि एस आकार की आकृति में है। तो यहाँ अटलांटिक महासागर से ही रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ फैक्ट याद रखाए थे। यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो ये है सारगैसो सागर की लोकेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सारगैसो सागर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन से अटलांटिक में? तो देखिए, ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये है साउथ अटलांटिक। तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ अटलांटिक में। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सारगैसो सागर ये क्या होते हैं? तो देखिए, ये एक ऐसा सागर है जहाँ जो मोटी घास की परतें हैं ये तैरते रहती हैं, यही है सारगैसो सागर। और आप लोगों के लिए ये जो ईयरली टॉप 1000 करंट अफेयर का पीडीएफ लाया गया है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सेलेक्टेड 1000 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो देखिए, अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाना है 26 जनवरी को, इसमें जो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है ये भाग लेने वाली है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल और कुछ यहाँ पास लोकेशन है
भाषण चार द्वीप की। और ये चर्चे में रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं इन्हें भाषण चार द्वीप पर ही शिफ्ट किया जा रहा है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में जो 51 IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाना है, इसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को ही चुना गया है। किस देश की स्पेस एजेंसी जेक्सा S3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ये जो जेक्सा S3 रॉकेट है ये लॉन्च किया जाएगा जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है जेक्सा। यह जेक्सा की फुल फॉर्म बनती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये तो है जापान की स्पेस एजेंसी जिसके द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया जाना है जिसका नाम रखा गया है जेक्सा S3। यहाँ बात की जा रही है रॉकेट की ही। तो देखिए 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जापान की, तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं ये है जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा। और 4 इम्पॉर्टेंट यहाँ द्वीप है होन्शु, शिकोकू, हकाइडो और क्यूशु, जिसमें कि जो होन्शु द्वीप है इसी होन्शु द्वीप पर जापान की जो कैपिटल है टोक्यो ये स्थित है। इसके अलावा हाल ही में जो जापान है इसने वर्ष 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ये रहा है टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग है 85। अगला क्वेश्चन है टेस्ला इंक ने भारत के किस शहर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रजिस्टर की है? तो टेस्ला के द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली पहली सहायक कंपनी ये रजिस्टर की गई है बेंगलुरु में। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो ये जो कंपनी है इसका नाम रखा जाएगा टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए भारत में ये टेस्ला का पहला सेंटर है। यदि हम बात करें टेस्ला की तो आप सभी जानते हैं ये एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है और टेस्ला ने देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है जिसके लिए बेंगलुरु को चुना गया है। तो बेंगलुरु के बारे में तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ला के बारे में। अच्छा, टेस्ला के CEO कौन है? इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है, इनका नाम है एलन मस्क। और अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किए गए विश्व के सबसे अरबपति या सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में जो एलन मस्क हैं ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आ गए हैं। इंटेल कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो इंटेल जो कि एक दिग्गज कंपनी है, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इसके CEO भी हाल ही में बन गए हैं पेट जेल सिंगर। यदि हम बात करें इंटेल कॉरपोरेशन की तो देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। और यदि देखा जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर कंपनी इंटेल चिप का इस्तेमाल करती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1868 में, यानी कि 1868 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में और इसी के CEO बने हैं पेट जेल सिंगर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में भारत के जो संदीप कटारिया है ये बाटा के CEO बने हैं। बाटा जो कि एक फुटवेयर कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में और बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में अपॉइंट होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। यदि हम बात करें अरविंद कृष्णा की तो ये भी हाल ही में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसके CEO बनाए गए और इन्होंने स्थान लिया गिनी रोमैटी का। जबकि भारतीय मूल की जो सत्या नडेला है ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई-बुक लॉन्च की गई है जिसमें कि 5000 GK के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है बेंगलोर। तो देखिए विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में जो बेंगलोर है ये उभर कर सामने आया है। मतलब कि इसमें बेंगलोर रहा है टॉप पर और सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए टेक हब के रूप में दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है लंदन, तीसरे स्थान पर है म्यूनिख, चौथे स्थान पर है बर्लिन और 5वें स्थान पर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। तो ये तो है टॉप 5। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं बेंगलोर के बारे में।
बेंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? वृषभावती नदी के किनारे। इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का, और प्रसिद्ध आईटी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में ही। और अभी हाल ही में जो बेंगलोर है, यहाँ भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी भी स्थापना की गई है। बेंगलोर को ही भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो ही बेंगलोर की बात। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए इन 4 ऑप्शन से आप कुछ इंडेक्स से रिलेट कर पाएंगे। अभी हाल ही में जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, मतलब कि यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ये कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा बेंगलोर में है। ये इंडेक्स जो रिलीज़ किया गया था इसमें बेंगलोर रहा है टॉप पर। और अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसके अनुसार लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर, मतलब कि जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें लंदन ये लगातार 9वें साल टॉप पर रहा है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो सिंगापुर है ये रहा था टॉप पर। भारत की तरफ से टॉप पर रहा था हैदराबाद। ओवरऑल इसकी रैंकिंग रही थी 85। और अभी हाल ही में जो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये रहा था पाकिस्तान का लाहौर। पोंगल महत्वपूर्ण त्यौहार है जो, ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो जो पोंगल फेस्टिवल है ये भी हाल ही में मनाया गया है तमिलनाडु में। 14 to 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये जो फेस्टिवल है पोंगल फेस्टिवल, ये फसल कटाई का फेस्टिवल है जिसे कि धूमधाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव बनर्जी। लोकसभा सीटें आती हैं 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। देखिए जो अनामुदी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। इसकी हाइट है 2695 मीटर। पिछले ही साल 2 प्रोडक्ट हैं डिंडीकुला ताला और कंडांगी साड़ी, इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया जो कि तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। तमिलनाडु ये बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा है। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट को 2 GB डेटा कार्ड फ्री देने की घोषणा की गई। और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना ये भी रिलेटेड है तमिलनाडु से ही। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो केरल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनता है ओणम। मणिपुर से रिलेटेड है सिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। इसके अलावा जो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये मनाया गया है मणिपुर में। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेश विकसित एक मशीन पिस्तौल डेवलप की गई है जिसका नाम है अस्मी। डेवलप किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा। और इसका मतलब है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। और इस पिस्तौल को बनाने में 50,000 से भी कम का खर्च आया है। और यह पिस्तौल 100 मीटर की दूरी तक, मतलब कि 100 मीटर की दूरी तक भी फायरिंग कर सकती है। और इसके डेवलपमेंट के बाद अब भारत इसके निर्यात पर भी विचार कर रहा है, मतलब कि इसका निर्यात भी किया जा सकता है जिसे कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें पिछले साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया था। और DRDO का मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। अब इस क्वेश्चन में यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में DRDO के ही द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया गया था जिसका नाम रखा गया था भारत। और DRDO ने इस ड्रोन को डेवलप करके किसे सौंप दिया था? इंडियन आर्मी को LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। और अभी हाल ही में जो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, तो इसरो के द्वारा भी हाल ही में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए नेत्रा लॉन्च किया गया है। और यहाँ नेत्रा की फुल फॉर्म क्या बनती है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसी तरह जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए निंजा ड्रोन ये लॉन्च किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में दुनिया का
दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज ये कहाँ की गई है? तो देखिए, ये जो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला है ये भी हाल ही में खोजी गई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी आइलैंड। इस आइलैंड पर गुफा के अंदर इसकी खोज की गई है और यह पेंटिंग 45,000 साल पुरानी मानी जा रही है। अच्छा, ये पेंटिंग 45,000 साल पुरानी है, इसका पता कैसे चलता है? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कार्बन डेटिंग पद्धति, तो इसी से ये पता चला है कि 45,000 साल पुरानी है। अच्छा, ये जो पेंटिंग पाई गई है ये किसकी पेंटिंग है? तो ये एक सूअर की पेंटिंग है जो कि गुफा के अंदर से खोजी गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन, इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट है रुवेन रुवलिन। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज रिलेटेड है इंडोनेशिया से, जबकि यदि केवल गरुड़ लिखा है तब ये एक्सरसाइज रिलेटेड है फ्रांस से। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इजराइल की एक सड़क है जिसका नाम है तेल अवीव सड़क। इस सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट करा गया है। और यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इजराइल के द्वारा एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया ओफिक 16। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम ये किस राज्य में पाया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काफ़ी समय हो चुका है, वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ये वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।